हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं, परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिकों ने हाल ही में बृहस्पति जैसे ग्रह की खोज की है, उस ग्रह का नाम बताइए। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। एक शौकिया खगोलविद ने बृहस्पति जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है। इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान सूर्य के बराबर है। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि TOI 2180b नाम का यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से लगभग 379 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका औसत तापमान लगभग 170 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 76 डिग्री सेल्सियस है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का समझौता किया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उड़ीसा सरकार। इसके बारे में जान लेते हैं। एक सहभागी पायलट पहल में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु सलाह तैयार की जाएगी। छोटे जोत वाले किसान जो ओडिशा में 90% कृषक समुदायों का गठन करते हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा और आय में सुधार के लिए सही खेती और आजीविका विकल्पों का चयन करने में सक्षम होंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी की है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया। इस सूचकांक के मुताबिक देश में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस सरकारी मंत्रालय द्वारा सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेबी। इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करने के लिए एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। किसान के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है? जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाबर आजम। इसके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान इस बार मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसके बारे में जान लेते हैं। दिनांक 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के बीच आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ओपन डेटा वीक का आयोजन किया गया। इस सप्ताह का उद्देश्य देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार। इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहने वाली बैगनी क्रांति की खेती से जुड़ी है के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन ने बैगनी क्रांति को शुरू किया। इसका उद्देश्य सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करना है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 8वां क्वेश्चन है गाइस,
हाल ही में अगला थल सेना उप प्रमुख किसे चुना गया है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उप सेना प्रमुख हैं, जिन्होंने 13 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डेनमार्क। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और डेनमार्क ने हाल ही में एक वर्चुअल बैठक में हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन, ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मेघालय। इसके बारे में जान लेते हैं। मेघालय कैबिनेट ने 5 वर्ष तक बढ़ाई सरकारी सेवाओं में ऊपरी आयु सीमा, सीएम ने दी जानकारी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए है देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देना। बी है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। इसके बारे में जान लेते हैं। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें सुशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। 1971 से 1977 तक के काल को एकात्मक संघवाद का काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। राज्य सरकारों की शक्तियां संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। एकात्मक राज्य में केंद्र सरकार सर्वोच्च शक्ति होती है और सरकार की विभिन्न इकाइयां उसके निर्देशन में काम करती हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत का संविधान मूल रूप से किसके लिए प्रदान किया गया है? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सरकार की 1-2 स्तरीय प्रणाली। इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, स्विट्जरलैंड। इसके बारे में जान लेते हैं। दिए गए विकल्पों में स्पेन संघवाद का उदाहरण नहीं है। स्पेन यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर आधिकारिक तौर पर राजशाही कायम है। शीर्ष तीनों देश यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं स्विट्जरलैंड संघवाद के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारत। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। इसके बारे में जान लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन एवं निरंतरता निवारण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय कमान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे। विकास के सूचक के रूप में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एस एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि
राष्ट्रीय आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सबसे उचित सूचक मानना चाहिए। ये अर्थशास्त्री साइमन कुजनेटस, मायर तथा वाल्डविन। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, भारत। इनमें भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अमेरिका। विकसित देशों के उदाहरण हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उड़ीसा को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। उड़ीसा को अभी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से संभावित बचाव के लिए समुद्र तट या नदी तट से कम कितने मीटर दूर मकान बनाना चाहिए? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 250 मीटर। इसके बारे में जान लेते हैं। समुद्री तट अथवा नदी के किनारों से कम 250 मीटर दूर भवन का निर्माण करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 22वां क्वेश्चन है गाइस, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक कौन सा है? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अकुशल खुदाई। इसके बारे में जान लेते हैं। भूस्खलन के लिए प्रमुखतः भूकंप, बाढ़ और चक्रवात की स्थितियां उत्तरदायी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मानव द्वारा रास्तों के निर्माण करने अथवा कृषि के लिए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र बनाना भी भूस्खलन को जन्म देता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भूस्खलन का अर्थ क्या है? जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जमीन का खिसकना। भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है, लैंडस्लाइड। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन से असुरक्षित कौन से मकान होते हैं? जो खड़ी प्राकृतिक ढलानों पर स्थित है। तो जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वाधिक असुरक्षित मकान बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो मिट्टी से बनी सामग्री या कीचड़ गारा के साथ ईंट पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। भारी वर्षा या बाढ़ इन इमारतों को भारी क्षति पहुंचा सकती है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, गुजरात में कब भूकंप आया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। गुजरात में कब भूकंप आया? 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में 4 अगस्त को शाम 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र रापर के पास था। सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बर्मा को जीतकर अपने भारतीय साम्राज्य का अंग कब बना लिया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1 जनवरी 1886 ईस्वी। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 14 से 27 नवंबर 1885 के बीच हुआ संघर्ष था। इसके बाद 1887 तक छुटपुट प्रतिरोध तथा विद्रोह चलते रहे। यह 19वीं शताब्दी में बर्मन तथा ब्रिटिश लोगों के बीच लड़े गए तीनों युद्धों में से अंतिम था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कोनबंग राजवंश द्वारा संचालित स्वतंत्र बर्मा ने अपनी संप्रभुता खो दी, जिनका शासन पहले ही ऊपरी बर्मा के नाम से ज्ञात क्षेत्र तक सीमित हो चुका था। निचले बर्मा को ब्रिटिश लोगों द्वारा 1853 के दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध में जीत के फलस्वरूप अपने शासन में ले लिया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बर्मा का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1824 से 26। पहला युद्ध जो हुआ था लॉर्ड एम हर्ष के शासनकाल में यह हुआ था, प्रथम बर्मा युद्ध। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं का रंगून कब अधिकार हुआ? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मई 1824। इसके बारे में जान लेते हैं।
साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश से में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है गाइस, कंपनी तथा बर्मा ने याडूब की संधि कब की? जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 24 फरवरी 1826। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। बर्मा के प्रथम युद्ध का अंत याडुबू की संधि से हुआ था, परंतु यह संधि बर्मा के इतिहास में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुई और यह संधि समाप्त हो गई। इस संधि के समापन का कारण यह था कि संधि के पश्चात कुछ अंग्रेजी व्यापारी बर्मा के दक्षिणी तट पर बस गए और वहीं से अपने व्यापार का संचालन प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात इन व्यापारियों ने बर्मा सरकार के निर्देशों एवं नियमों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इस कारण बर्मा सरकार ने उन व्यापारियों को दंडित किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज व्यापारियों ने अंग्रेजी शासन में सन 1851 ईस्वी में सहायता मांगी। लॉर्ड डलहौजी ने इस अवसर का फायदा उठाकर सन 1852 ईस्वी में बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित किया और वर्तमान में रंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के पश्चात बर्मा का समस्त दक्षिणी भाग अंग्रेजी सरकार के अधिकार में आ गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों तथा बर्मा में दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? जो बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1852। गाइस अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को कवि नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लीजिए आप लोग। विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564, बमतिमा 23 अप्रैल 1616। नाटककार, एक्टर रहे थे। शेक्सपियर के अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक माना जाता है। इनकी गिनती पूरी दुनिया के महान नाटककार लोगों में होती है। इनका इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि, वर्ड ऑफ विवन के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अहिंसक प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहां गए? लंदन। तो जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 34वां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 1893 से 1914 तक। इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद वे 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में इनको भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893 को ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पहली बार इस्तेमाल किया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के 2 हथियार कौन कौन से थे? अहिंसा और सत्याग्रह। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अहिंसा और सत्याग्रह गांधी जी के हथियार थे। गाइस अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो भी बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 7। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 37वां क्वेश्चन है गाइस, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ताइवान। तो जो बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। सोलोन श्रीलंका का पूर्व नाम है। अगला क्वेश्चन, कृषि लगभग कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या को रोजगार देती है? 70। तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है क्योंकि भारत में आज भी 68% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रही है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बाजरा। खरीफ फसल के मुख्य उदाहरण है धान, मक्का, जूट, सोयाबीन इत्यादि। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है?
तो जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, मटर। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की कुछ मुख्य रबी फसलों में गेहूं, चना, जई, जौ, आलू और सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा जैसे बीज आदि शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।